गांव के बाजार में एक हलवाई की दुकान थी जहां तरह तरह की स्वादिष्ट मिठाइयां बिकती थीं। एक दिन हलवाई ने मजाक में कह दिया, अगर कोई बिना पैसे दिए मिठाई खा सकता है तो मैं उसे अपनी दुकान से मिठाई मुफ्त में दे दूंगा। गांव के लोग हंसने लगे क्योंकि सबको पता था कि बिना पैसे दिए मिठाई खाना असंभव है। लेकिन तभी वहां मुल्ला नसीरुद्दीन आ पहुंचे। उन्होंने हलवाई की बात सुनी और मुस्कुराते हुए बोले, अगर मैं बिना पैसे दिए मिठाई खा लूं तो क्या तुम वाकई में मुफ्त में मिठाई दे दोगे? हलवाई हंसते हुए बोला, बिल्कुल, लेकिन यह असंभव है। मुल्ला ने बिना कुछ कहे दुकान के पास खड़े एक ग्राहक की मिठाई उठाई और खाने लगे। हलवाई और वहां खड़े लोग हैरान रह गए। हलवाई चिल्लाया, अरे, तुमने दूसरे ग्राहक की मिठाई क्यों खा ली? मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, मैंने तुम्हारी शर्त के मुताबिक बिना पैसे दिए मिठाई खा ली, अब तुम्हें वादे के मुताबिक मुझे मुफ्त में मिठाई देनी होगी। गांव वाले हंस हंस कर लोटपोट हो गए और हलवाई को अपनी ही बात पर पछतावा हुआ। लेकिन उसने अपनी शर्त निभाई और मुल्ला को मिठाई देनी पड़ी। सीख, होशियारी और हाजिर जवाबी से कोई भी मुश्किल स्थिति आसान बनाई जा सकती है। कहानी 2। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने बेटे के साथ बाजार जा रहे थे। उनके पास एक गधा था, लेकिन वे दोनों पैदल ही चल रहे थे। रास्ते में कुछ लोगों ने देखा और हंसते हुए बोले, कैसे मूर्ख आदमी हैं, इनके पास गधा है फिर भी पैदल चल रहे हैं। मुल्ला ने यह सुना और सोचा, लोग सही कह रहे हैं। फिर उन्होंने अपने बेटे को गधे पर बैठा दिया और खुद पैदल चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद कुछ और लोग मिले। उन्होंने ताना मारा, कैसा बदतमीज लड़का है, खुद गधे पर बैठा है और बूढ़े बाप को पैदल चला रहा है। अब मुल्ला को लगा कि गलती हो गई। उन्होंने बेटे को उतारकर खुद गधे पर बैठना ठीक समझा। थोड़ा और आगे बढ़े तो कुछ और लोग बोले, क्या जालिम आदमी है, खुद तो मजे से गधे पर बैठा है और छोटे बच्चे को पैदल चला रहा है। अब मुल्ला परेशान हो गए। उन्होंने सोचा, शायद हमें दोनों को गधे पर बैठ जाना चाहिए। फिर वे दोनों गधे पर बैठकर चलने लगे। कुछ देर बाद गांव के कुछ और लोग मिले। उन्होंने गुस्से में कहा, बेचारा गधा, कितना निर्दयी इंसान है, खुद भी बैठा है और बच्चे को भी बैठा रखा है। अब मुल्ला को लगा कि गधे पर बैठना ही गलत है। उन्होंने बेटे को उतारा और खुद भी उतर गए। अब वे दोनों फिर से पैदल चलने लगे। फिर कुछ और लोग मिले जो हंसते हुए बोले, अरे, इससे बड़े मूर्ख कौन होंगे, गधा खाली चल रहा है और ये दोनों पैदल। अब मुल्ला पूरी तरह से भ्रमित हो गए। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैंने आज समझ लिया कि दुनिया की राय के हिसाब से चलना नामुमकिन है। सीख, दुनिया की बातों पर ध्यान देने के बजाय वही करो जो सही लगे, वरना कभी भी सुखी नहीं रह पाओगे। कहानी 3। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे। चलते चलते उन्हें एक शानदार होटल दिखा जहां तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बन रहे थे। तंदूर से उठती गर्मागर्म रोटियों की खुशबू और मसालेदार व्यंजनों की महक पूरे बाजार में फैल रही थी। मुल्ला का पेट खाली था, लेकिन जेब भी उतनी ही खाली थी। वह होटल के पास जाकर रुके और देखा कि एक व्यक्ति तंदूरी रोटी और कबाब का मजा ले रहा था। तभी मुल्ला ने अपनी पोटली में से एक सूखी रोटी निकाली और उसे होटल की उठती खुशबू की तरफ ले जाकर हिलाने लगे। वह धीरे धीरे सूखी रोटी को खुशबू के पास ले जाते, फिर उसे काटकर खाने लगते। यह देखकर होटल मालिक आग बबूला हो गया और गुस्से से चिल्लाया, अरे, तुम मेरे होटल की खुशबू का फायदा उठा रहे हो।
तुम्हें इसका दाम चुकाना होगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, खुशबू भी बेची जाती है क्या? होटल मालिक ने कहा, बिल्कुल। तुमने मेरी मेहनत की बनी खुशबू का मजा लिया, तो इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। मुल्ला ने जेब में हाथ डाला और कुछ सिक्के निकाले। फिर उन सिक्कों को जोर जोर से बजाने लगे, छन छन छन। होटल मालिक चौंककर बोला, ये तुम क्या कर रहे हो? मुल्ला बोले, मैंने तुम्हारी खाने की खुशबू का आनंद लिया और तुम मेरे पैसे की आवाज का। होटल मालिक हक्का बक्का रह गया और बाजार के लोग ठहाके मारकर हंस पड़े। सीख, चालाकी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है, बस अक्ल से काम लेना चाहिए। कहानी 4। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन को राजा के दरबार में बुलाया गया। दरबार में कई विद्वान बैठे थे जो अपनी बुद्धिमानी पर घमंड करते थे। राजा भी हमेशा विद्वानों की बातों से प्रभावित रहता था। राजा ने हंसते हुए मुल्ला से कहा, मुल्ला, सुना है तुम बहुत चतुर हो, लेकिन क्या तुम इन विद्वानों से भी ज्यादा होशियार हो? मुल्ला ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां विद्वान होते हैं वहां मूर्ख भी होते हैं। मुझे बस इतना बताइए कि आपके दरबार में सबसे बड़ा मूर्ख कौन है? राजा चौंक गया और बोला, ये कैसे तय किया जाए? मुल्ला ने कहा, मैं एक शर्त रखता हूँ, मैं यहाँ सभी से सिर्फ एक सवाल पूछूंगा और जो सबसे मूर्ख उत्तर देगा उसे राजा से इनाम दिलवाऊंगा। राजा और दरबारी इस खेल में दिलचस्पी लेने लगे और मुल्ला से कहा, ठीक है, पूछो अपना सवाल। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए पूछा, राज्य में सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? पहला विद्वान बोला, निस्संदेह मैं ही सबसे बुद्धिमान हूँ। दूसरा विद्वान चिल्लाया, नहीं, मैं तुमसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ। तीसरा बोला, तुम दोनों गलत हो, असली ज्ञानी तो मैं हूँ। देखते ही देखते सभी विद्वान आपस में बहस करने लगे। हर कोई खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी साबित करने में लग गया। मुल्ला ने राजा की ओर देखा और हंसते हुए कहा, महाराज, मूर्ख वही होता है जो खुद को सबसे बड़ा ज्ञानी समझे। अब बताइए, इन सब में सबसे बड़ा मूर्ख कौन? राजा और दरबारियों को समझते देर नहीं लगी कि मुल्ला ने अपनी चतुराई से विद्वानों को मूर्ख साबित कर दिया था। राजा जोर से हंसा और बोला, मुल्ला, तुम्हारी चतुराई के आगे ये सब हार गए। इनाम का असली हकदार तो तुम ही हो। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन की हाजिर जवाबी ने विद्वानों को सोचने पर मजबूर कर दिया और राजा को एक नई सीख मिल गई। कहानी 5। एक बार गांव के राजा ने दरबार में मनोरंजन के लिए एक अनोखी शर्त रखी। शर्त थी कि जो भी सबसे लंबी कहानी सुनाएगा और बिना हंसे उसे खत्म करेगा, उसे सोने के सिक्कों से भरा थैला इनाम में दिया जाएगा। लेकिन अगर वह खुद हंस गया या दरबारियों को हंसा नहीं पाया तो उसे कठोर दंड मिलेगा। इस चुनौती को सुनते ही मुल्ला नसीरुद्दीन खड़े हो गए। उनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के चर्चे दूर दूर तक मशहूर थे। मुल्ला बोले, महाराज, मैं यह शर्त जीतूंगा क्योंकि मेरी कहानी इतनी लंबी है कि सुनते सुनते दरबारियों की आंखें थक जाएंगी, लेकिन मैं हंसूंगा नहीं। राजा ने उत्सुकता से इजाजत दी। मुल्ला ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है, एक किसान था जिसकी जमीन में एक छोटा सा गड्ढा था। एक दिन उस गड्ढे में एक छोटा चूहा गिर गया। किसान ने सोचा कि वह उस चूहे को बाहर निकाल देगा, पर जैसे ही किसान ने चूहे को उठाने की कोशिश की, चूहा फिसल गया। किसान ने दोबारा कोशिश की, चूहा फिर फिसल गया। मुल्ला ने यही वाक्य बार बार दोहराना शुरू कर दिया। किसान ने फिर हाथ डाला, चूहा फिसल गया। किसान ने फिर हाथ डाला, चूहा फिसल गया। घंटे बीत गए। दरबारी परेशान हो गए। कुछ ऊँघने लगे, कुछ ने सिर पकड़ लिया। राजा भी बेचैन हो गए। तभी अचानक मुल्ला ने रुककर कहा, महाराज, लगता है आपका दरबार बहुत गंभीर है।
मैं इसे थोड़ा हल्का कर देता हूँ। इतना कहकर मुल्ला ने चुपके से एक जोरदार छींक मारी। छींक की आवाज सुनते ही सारे दरबारी हंस पड़े। खुद राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राजा ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुमने न केवल सबसे लंबी कहानी सुनाई बल्कि बिना हंसे सभी को हंसा भी दिया। यह इनाम तुम्हारा है। इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल शर्त जीती बल्कि दरबार का दिल भी जीत लिया। कहानी 6। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन बाजार में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक नाई अपनी दुकान के बाहर खड़ा होकर ग्राहकों को बुला रहा था। नाई बड़े घमंड से कह रहा था, मेरी दुकान में सबसे बढ़िया हजामत बनाई जाती है, लेकिन हाँ, बिना पैसे के कोई भी यहां से दाढ़ी बनवाकर नहीं जा सकता। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम शर्त लगाओगे कि मैं तुम्हारी दुकान से बिना पैसे दिए दाढ़ी बनवाकर जाऊंगा? नाई हंस पड़ा और बोला, अगर तुम ऐसा कर सको तो मैं तुम्हारी सारी हजामत जिंदगी भर मुफ्त में करूंगा। मुल्ला ने शर्त मान ली और कुर्सी पर बैठ गए। नाई ने बड़े ध्यान से उनकी दाढ़ी बना दी। जब काम पूरा हो गया तो नाई ने हाथ फैलाकर पैसे मांगे। मुल्ला आराम से कुर्सी से उठे और बोले, लेकिन मैंने तुमसे कहा ही कब था कि मैं पैसे दूंगा? शर्त तो यही थी कि मैं बिना पैसे दिए दाढ़ी बनवा सकता हूं, और देखो, मैंने बनवा ली। नाई हक्का बक्का रह गया। उसने गुस्से में कहा, अरे, यह तो बेईमानी है। मुल्ला मुस्कुराते हुए बोले, नहीं भाई, मैंने तो बस अपने शब्दों को निभाया है। शर्त के मुताबिक मैंने दाढ़ी बनवा ली और पैसे नहीं दिए। अब तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। दुकान के आसपास खड़े लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। नाई को अपनी भूल समझ में आ गई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीख, बुद्धिमत्ता और हाजिर जवाबी से किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। कहानी 7। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव की चौपाल में बैठे थे। चिलचिलाती धूप थी, लेकिन पेड़ की घनी छांव में बैठकर गपशप करने का अलग ही मजा था। तभी 3 व्यक्ति दौड़ते हुए उनके पास आए। उनके चेहरे पर गुस्से की लाली थी और वे एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे। मुल्ला जी, न्याय करिए, पहले व्यक्ति ने कहा। हाँ हाँ, हमें न्याय चाहिए, दूसरे ने जोर से कहा। तीसरा व्यक्ति भी चिल्लाया, बस आप ही हमें न्याय दिला सकते हैं, मुल्ला जी। मुल्ला ने ठंडी सांस ली और अपना सिर खुजाते हुए बोले, अरे भाई, पहले बताओ तो सही, हुआ क्या? पहला व्यक्ति बोला, हम तीनों व्यापार करते हैं। हमारे पास एक थैली थी जिसमें 3000 अशर्फियां थीं। हमने उसे पेड़ के नीचे छुपा दिया था, लेकिन जब हम वापस आए तो वह गायब थी। जरूर इन दोनों ने चोरी की है। दूसरा बोला, मैंने नहीं ली। हो सकता है इसने ली हो, उसने तीसरे व्यक्ति की तरफ इशारा किया। तीसरा व्यक्ति भी तमतमाया, क्या बात कर रहे हो? मैंने तो थैली देखी तक नहीं। जरूर तुम दोनों में से किसी ने चुरा ली होगी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तो तुम्हें लगता है कि चोर तुम तीनों में से ही कोई है? तीनों ने एक साथ सिर हिलाया। मुल्ला कुछ देर सोचते रहे, फिर बोले, अच्छा, मैं इसका फैसला करूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ समय चाहिए। तीनों ने सहमति में सिर हिलाया। मुल्ला बोले, तुम तीनों मेरे साथ चलो। हमें एक रात जंगल में गुजारनी होगी, वहीं मुझे सच्चाई का पता चलेगा। रात होते ही मुल्ला तीनों व्यक्तियों को लेकर जंगल की ओर रवाना हुए। वहां एक छोटी सी झोपड़ी थी। मुल्ला ने कहा, आज रात हम यहीं सोएंगे, लेकिन इससे पहले मुझे एक चीज करनी है। मुल्ला ने पास ही पड़ी एक पुरानी टहनी उठाई और बोले, यह एक जादुई टहनी है। मैं इसे तुम्हारे तकियों के नीचे रखूंगा।
सुबह को यह उस व्यक्ति की लंबी हो जाएगी जिसने चोरी की होगी। तीनों व्यक्तियों ने डरकर एक दूसरे की ओर देखा। रात गहरी होती गई और सब सो गए। लेकिन असली खेल अब शुरू हुआ। आधी रात को दूसरा व्यक्ति उठा और धीरे धीरे अपने तकिए के नीचे की टहनी को थोड़ा छोटा कर दिया। उसने सोचा कि अगर उसकी टहनी लंबी हो गई तो वह चोर साबित हो जाएगा। फिर वह निश्चिंत होकर सो गया। सुबह होते ही मुल्ला ने सभी की टहनियां देखीं। उन्होंने ध्यान दिया कि दूसरे व्यक्ति की टहनी थोड़ी छोटी हो गई थी। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, चोर पकड़ा गया। दूसरा व्यक्ति घबरा गया और बोला, कैसे? मुल्ला बोले, अगर तुमने चोरी नहीं की होती तो तुम्हारी टहनी वैसे ही रहती, लेकिन तुमने डर के कारण इसे काट दिया, यह सोचकर कि सुबह यह और लंबी हो जाएगी। असल में यह कोई जादुई टहनी नहीं थी, बल्कि एक साधारण लकड़ी थी, लेकिन तुम्हारे डर ने तुम्हें बेनकाब कर दिया। दूसरा व्यक्ति सिर झुकाकर खड़ा हो गया और बोला, हाँ, मैंने ही अशर्फियां चुराई थीं। मुल्ला बोले, अब थैली वापस करो और आगे से ईमानदारी से काम करो। उसने थैली वापस कर दी और तीनों व्यापारियों ने मुल्ला का धन्यवाद किया। गांव लौटने पर जब लोगों ने मुल्ला से पूछा कि उन्होंने यह चतुराई कहाँ से सीखी, तो मुल्ला ने हंसकर कहा, बस यह तो अल्लाह की मेहरबानी और थोड़ा सा दिमाग का खेल है। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी बुद्धिमत्ता से न केवल न्याय किया, बल्कि चोर को भी सुधारने का मौका दिया। कहानी 8। गर्मियों की एक दोपहर थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने दोस्त अहमद के साथ चौपाल में बैठे थे। गांव के लोग इधर उधर अपने कामों में लगे थे, लेकिन कुछ लोग ठंडी लस्सी और ताजे दही का मजा ले रहे थे। अहमद ने मुल्ला को छेड़ते हुए कहा, मुल्ला, तुम तो बड़े अक्लमंद बनते हो, लेकिन क्या तुम्हारी अक्ल एक शर्त जीत सकती है? मुल्ला मुस्कुराए, शर्त? बताओ, क्या शर्त लगानी है? अहमद ने शरारती अंदाज में कहा, शर्त यह है कि तुम्हें एक कटोरा पूरा दही खाना होगा। अगर नहीं खा पाए तो तुम्हें मेरे जूते खाने होंगे। गांव के लोग हंसने लगे। किसी ने कहा, अरे भाई, ऐसी अजीब शर्त तो पहले कभी नहीं सुनी। लेकिन मुल्ला को ये खेल मजेदार लगा। उन्होंने सोचा, यह तो आसान है। दही तो बहुत स्वादिष्ट होता है। अहमद ने मुल्ला के सामने एक बड़ा कटोरा ताज़ा दही रख दिया। मुल्ला ने पहला निवाला लिया और जैसे ही उन्होंने दही को जीभ पर रखा, उनके चेहरे के भाव बदल गए। अरे, ये क्या? ये तो इतना खट्टा है कि कान बजने लगे। गांव वाले हंसने लगे। अहमद बोला, क्या हुआ मुल्ला? अब तुम्हें जूते खाने पड़ेंगे। मुल्ला परेशान हो गए, लेकिन उनका दिमाग तेज था। उन्होंने सोचा, अगर मैंने जूते खाने से मना किया तो लोग मजाक बनाएंगे। मुल्ला ने अहमद के जूते उठाए और उनकी तरफ देखने लगे। फिर बड़े इत्मीनान से बोले, ठीक है, शर्त शर्त होती है। लेकिन एक बात बताओ, ये जूते खाने हैं, मगर इन्हें पकाकर खाऊं या ऐसे ही? अहमद हक्का बक्का रह गया। क्या मतलब? मुल्ला बोले, अरे भाई, कच्चे जूते खाना मुश्किल होगा। अगर इन्हें घी में तलकर थोड़ा नमक मसाला लगाकर खाऊं तो स्वाद ठीक रहेगा। गांव वाले ठहाके लगाने लगे। किसी ने मजाक में कहा, मुल्ला, जूते खाने की नई रेसिपी तैयार कर रहे हो? अहमद को समझ में आ गया कि मुल्ला ने उसे मजाक में उलझा दिया है। उसने हंसते हुए हाथ जोड़ लिए, मुल्ला, बस बस, मेरी हार हुई, तुम जूते मत खाओ। गांव वालों ने इस मजेदार खेल का खूब आनंद लिया। मुल्ला की चतुराई ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अक्लमंद आदमी हर मुश्किल से बाहर निकल सकता है, चाहे वो खट्टा दही हो या जूते खाने की नौबत। कहानी 9। एक दिन एक लालची सेठ, जो पैसे के घमंड में चूर था, मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आया।
सेठ ने सुना था कि मुल्ला बहुत चतुर और बुद्धिमान है। उसने मुल्ला को चुनौती देते हुए कहा, अगर तुम सच में इतने होशियार हो तो मुझे सिर्फ 3 बातें बताओ जो मेरी जिंदगी बदल दें। लेकिन अगर मुझे वे बातें पसंद न आईं तो मैं तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, ठीक है, लेकिन एक शर्त है, पहले 100 अशर्फियां मेरी झोली में डालो, फिर मैं तुम्हें वे 3 अनमोल बातें बताऊंगा। सेठ थोड़ा झिझका, लेकिन सोचने लगा कि मुल्ला की बातें शायद बहुत काम की होंगी, इसलिए उसने 100 अशर्फियां दे दी। मुल्ला ने सिक्कों को गिनकर अपनी झोली में रखा और फिर शांत स्वर में पहली बात कही। पहली बात, पहली चीज जो तुम्हें याद रखनी चाहिए वो यह है कि कभी भी बिना सोचे समझे किसी को अपने पैसे मत दो। सेठ को जैसे करंट लग गया। उसने गुस्से में कहा, अरे, यह तो मुझे पहले ही पता था। यह कोई नई बात नहीं है। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर यह पहले से पता था तो फिर तुमने मुझे 100 अशर्फियां क्यों दे दी? सेठ शर्मिंदा हो गया, लेकिन अब वह दूसरी बात सुनने के लिए उत्सुक था। दूसरी बात, मुल्ला ने कहा, दूसरी बात यह है कि अगर कोई तुम्हें मूर्ख बनाए तो उस पर गुस्सा मत करो, बल्कि उससे सीखो। सेठ को अब महसूस होने लगा कि वह वास्तव में मूर्खता कर चुका था। लेकिन अब तो उसने पैसे दे ही दिए थे, इसलिए वह तीसरी बात सुनने के लिए बेचैन था। तीसरी बात, मुल्ला ने हंसते हुए कहा, तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तुम्हें पहली 2 बातें समझ में आ जाएं, तो अपनी मूर्खता पर हंसना सीखो। सेठ ने पहले तो हैरानी से मुल्ला को देखा, फिर अपनी गलती पर जोर जोर से हंसने लगा। उसे एहसास हुआ कि आज उसने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है, बिना सोचे पैसे नहीं देना चाहिए, अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और जिंदगी में हंसी बनाए रखनी चाहिए। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर्फ 3 बातें कहकर सेठ को जिंदगी का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा दिया। सीख 1, सोच समझकर पैसा खर्च करो। 2, अपनी गलतियों से सीखो। 3, जिंदगी को हल्के में लेना सीखो और हंसी बनाए रखो। कहानी 10। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन एक बाजार से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यापारी अपनी दुकान पर लोगों को ठग रहा था। वह कम कीमत का सामान महंगे दामों में बेचता और भोले भाले ग्राहकों को चालाकी से बेवकूफ बना देता था। मुल्ला ने सोचा, अगर इसे सबक नहीं सिखाया गया तो यह इसी तरह लोगों को लूटता रहेगा। मुल्ला सीधा उस व्यापारी के पास गए और बोले, भाई, मुझे सबसे बेहतरीन मिठाई दो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें अभी पैसे नहीं दूंगा। मैं तुम्हें एक सोने का सिक्का दूंगा, लेकिन तभी जब मैं मिठाई खा लूं और वह मुझे पसंद आ जाए। लालची व्यापारी यह सुनकर खुश हो गया। उसने सोचा, सोने का सिक्का, यह तो बहुत बड़ा मुनाफा होगा। उसने मुल्ला को सबसे महंगी मिठाई परोस दी। मुल्ला आराम से मिठाई खाने लगे। उन्होंने खूब मजे से पूरी मिठाई खत्म कर दी। व्यापारी उतावला होकर बोला, अब मेरा सोने का सिक्का दो। मुल्ला ने अपनी जेब से एक सोने का सिक्का निकाला और उसे कई बार हाथ में उछालते हुए बोले, पहले मुझे यह देखना है कि यह सिक्का तुम्हारे लिए सही है या नहीं। व्यापारी हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, इसका क्या मतलब? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखो, जैसे तुमने मिठाई खिलाने से पहले मुझे शर्त में बांध दिया था कि अगर मिठाई पसंद आएगी तभी मैं सिक्का दूंगा, वैसे ही मैं भी देखना चाहता हूं कि यह सोने का सिक्का तुम्हें पसंद आता है या नहीं। यह कहकर मुल्ला ने सिक्का हवा में उछाला और उसे वापस अपनी जेब में रख लिया। फिर बोले, मुझे लगता है कि सिक्का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकता। व्यापारी को समझ आ गया कि मुल्ला ने उसी की चाल उसे वापस लौटा दी है।
आसपास खड़े लोग हंसने लगे और बोले, अब बताओ, जब तुम्हारी ही चाल तुम्हारे खिलाफ चली तो कैसा लगा? व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। शर्मिंदा होकर उसने मुल्ला से माफी मांगी और कसम खाई कि अब से वह किसी को नहीं ठगेगा। सीख: एक, लालच बुरी बला है। दो, दूसरों को ठगने वाले खुद भी कभी न कभी ठगे जाते हैं। तीन, चतुराई से किसी भी चालाक इंसान को सबक सिखाया जा सकता है। कहानी 11। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर सवार होकर बाजार की ओर जा रहे थे। रास्ते में उन्हें 3 अजनबी मिले जो आपस में बहस कर रहे थे। वे तीनों किसी गंभीर विवाद में उलझे हुए थे और जब उन्होंने मुल्ला नसीरुद्दीन को आते देखा तो वे उनके पास पहुंचे। पहला व्यक्ति बोला, मुल्ला जी, हम तीनों में विवाद है और हमें लगता है कि आप सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। कृपया हमारे झगड़े का निपटारा करें। मुल्ला नसीरुद्दीन मुस्कराए और बोले, ठीक है, पहले मुझे बताओ कि मामला क्या है। पहले व्यक्ति ने कहा, हम तीनों को एक व्यापारी ने 30 अशर्फियां दी और कहा कि इसे आपस में समान रूप से बांट लो। परंतु जब हमने गिनना शुरू किया तो प्रत्येक को 10 अशर्फियां देने का विचार आया, लेकिन फिर हमें यह लगा कि शायद इसमें अन्याय हो सकता है क्योंकि हमारा योगदान बराबर नहीं था। मुल्ला ने सिर हिलाते हुए पूछा, तो तुममें से किसका योगदान ज्यादा था? दूसरे व्यक्ति ने कहा, मैंने व्यापारी की मदद की थी, इसलिए मुझे अधिक हिस्सा मिलना चाहिए। तीसरा व्यक्ति बोला, लेकिन मैं व्यापारी को यह सौदा करने की सलाह देने वाला था, इसलिए मैं अधिक हिस्से का हकदार हूं। पहला व्यक्ति फिर से बोला, मुझे भी यह उचित नहीं लग रहा कि हम सबको समान हिस्सा मिले, क्योंकि हमने अलग अलग प्रकार से सहायता की थी। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, अच्छा, मुझे सोचने दो। उन्होंने कुछ क्षण सोचा और फिर बोले, अगर तुम तीनों समान रूप से इसे नहीं बांटना चाहते तो मैं इसे न्यायसंगत तरीके से बांटता हूँ। मुल्ला ने 30 अशर्फियों को उठाया और पहले व्यक्ति को 5 अशर्फियां दी, दूसरे को 10 और तीसरे को 15 अशर्फियां दे दी। तीनों आश्चर्यचकित होकर बोले, यह किस तरह का बंटवारा है मुल्ला जी? मुल्ला मुस्कराए और बोले, अगर तुम समान रूप से बांटते तो तुम तीनों को 10 से 10 अशर्फियां मिलती, लेकिन जब तुमने इस पर आपत्ति जताई और अपनी चतुराई दिखाने लगे तो मुझे भी अपनी चतुराई दिखानी पड़ी। पहला व्यक्ति जो सिर्फ विवाद कर रहा था उसे सबसे कम मिला। दूसरा जिसने मदद की थी उसे कुछ ज्यादा मिला और तीसरे जिसने सलाह दी थी उसे सबसे अधिक। क्योंकि जब बुद्धिमानी की बात आती है तो सलाह का मूल्य सबसे ज्यादा होता है। तीनों व्यक्ति मुल्ला की चतुराई को समझ गए और हंस पड़े। उन्होंने स्वीकार किया कि मुल्ला का फैसला निष्पक्ष था और वे खुश होकर अपने अपने रास्ते चल दिए। मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गधे पर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, यह सोचते हुए कि न्याय हमेशा तर्क और बुद्धिमत्ता से ही किया जाना चाहिए। कहानी 12। दरबार सजा हुआ था। बादशाह शाही आसन पर बैठे थे और सामने खड़ा था मुल्ला नसीरुद्दीन अपने मशहूर मुस्कान और टेढ़ी टोपी के साथ। दरबारियों की फुसफुसाहट जारी थी। सभी सोच रहे थे कि आज बादशाह ने मुल्ला को क्यों बुलाया है। बादशाह ने गहरी आवाज में कहा, मुल्ला, मैंने सुना है कि तुम हर सवाल का जवाब दे सकते हो। क्या ये सच है? मुल्ला ने सिर झुकाकर विनम्रता से कहा, जहां पनाह, अगर सवाल ईमानदारी से पूछा जाए तो जवाब मिल ही जाता है। बादशाह मुस्कराए। तो सुनो मेरा सवाल। एक ऐसा पक्षी है जो आसमान में उड़ता है लेकिन पंख नहीं हिलाता, पानी में तैरता है पर पैर नहीं चलाता। बताओ वो कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। मुल्ला ने टोपी सीधी की और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, ये तो बड़ा ही अद्भुत सवाल है।
मैं इसका जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले एक शर्त है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, शर्त? कैसी शर्त? मुल्ला ने गंभीर होते हुए कहा, अगर मैंने ये पहेली हल कर दी तो मुझे आपकी सबसे मूल्यवान चीज देनी होगी, और अगर मैं न कर पाया तो आप जो सजा दें वो मंजूर होगी। दरबार में हलचल मच गई। सभी दरबारी सांसें थामे बैठे थे। क्या मुल्ला इस पहेली का उत्तर दे पाएगा? क्या बादशाह अपनी सबसे कीमती चीज देने के लिए तैयार हो जाएंगे? आखिर ऐसा कौन सा पक्षी है जो न उड़ता है न तैरता है, फिर भी दोनों करता है? आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगले भाग में क्या मुल्ला नसीरुद्दीन ने पहेली सुलझाई या उन्हें हार माननी पड़ी। मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह की अनसुलझी पहेली भाग 2। दरबार का माहौल तनावपूर्ण था। बादशाह की चुनौती बड़ी थी और मुल्ला के चेहरे पर गहरी सोच की लकीरें थीं। हर कोई जानता था कि मुल्ला नसीरुद्दीन मजाकिया थे, पर जब बात मुश्किल सवालों की आती थी तो उनकी बुद्धिमत्ता की मिसाल दी जाती थी। मुल्ला धीरे धीरे दरबार में टहलने लगे। उन्होंने बादशाह की आंखों में देखा और मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, ये सवाल आसान नहीं है, पर मैं इसका उत्तर ढूंढकर ही रहूंगा। बस थोड़ा समय चाहिए। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मुल्ला, तुम्हारे पास सूरज ढलने तक का समय है। अगर तब तक जवाब न मिला तो हमारी शाही कोठरी तुम्हारा इंतजार कर रही है। दरबारियों में हलचल मच गई। सभी को लगा कि इस बार मुल्ला शायद फंस गए हैं। मुल्ला ने दरबार से बाहर कदम रखा। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा मछुआरा मिला। उसने पूछा, क्या बात है मुल्ला? आज तुम्हारा चेहरा उदास क्यों है? मुल्ला ने हंसते हुए कहा, उदास नहीं हूं, बस सोच रहा हूं कि ऐसा पक्षी कौन सा होगा जो न उड़ता है न तैरता है, फिर भी दोनों कर लेता है। मछुआरा हंस पड़ा। अरे मुल्ला, ये तो मेरे जाल में रोज फंसता है। इसका जवाब तो हर मछुआरा जानता है। मुल्ला की आंखें चमक उठीं। उन्होंने मछुआरे से कुछ फुसफुसाया और तुरंत दरबार की ओर भागे। जब सूरज ढलने को था, मुल्ला दरबार में लौटे। बादशाह ने गंभीरता से पूछा, तो मुल्ला, क्या जवाब लाए हो? मुल्ला ने शान से कहा, जहां पनाह, वो पक्षी है। लेकिन क्या मुल्ला का उत्तर सही था? क्या उन्होंने शर्त जीत ली या हार गए? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह की अनसुलझी पहेली भाग 3। दरबार में गहरी शांति छाई हुई थी। हर व्यक्ति सांस थामे मुल्ला के उत्तर का इंतजार कर रहा था। मुल्ला ने धीरे से कहा, जहां पनाह, वो पक्षी कोई और नहीं बल्कि पतंग है। पूरे दरबार में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। दरबारी एक दूसरे की ओर हैरानी से देखने लगे। बादशाह के चेहरे पर भी हल्की मुस्कान थी। पतंग? बादशाह ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ये कैसे संभव है? मुल्ला ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, पतंग आसमान में उड़ती है, लेकिन अपने धागे के सहारे बिना पंख फड़फड़ाए। और जब ये पानी में गिर जाए तो बहती जरूर है, पर अपने धागे की वजह से पैर भी नहीं हिलाती। क्या यह पहेली का सही उत्तर नहीं? बादशाह जोर से हंस पड़े। मुल्ला, तुमने फिर से साबित कर दिया कि कोई भी पहेली तुम्हारे लिए कठिन नहीं है। तुम्हारी चतुराई को सलाम। दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। मुल्ला ने सिर झुकाकर अभिवादन किया, लेकिन तभी बादशाह ने गंभीर होते हुए कहा, मुल्ला, अब एक आखिरी सवाल बचा है। इसे हल कर सके तो शाही इनाम तुम्हारा होगा, वरना। मुल्ला ने टोपी सीधी की और मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, सवाल पूछिए। इस बार शर्त और मजेदार होगी। बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम ये बता सको कि इस पूरे दरबार में सबसे बेवकूफ कौन है
तो इनाम तुम्हारा, लेकिन गलत जवाब पर तुम्हें हमेशा के लिए दरबार छोड़ना होगा। पूरे दरबार में खलबली मच गई। मुल्ला की मुस्कान गहरी हो गई। वे धीरे धीरे बादशाह की ओर बढ़े और बोले, क्या मुल्ला ने इस चुनौती को भी पार कर लिया या उन्हें दरबार छोड़ना पड़ा? जानने के लिए देखिए अगले भाग में। मुल्ला नसीरुद्दीन और सबसे बड़ा मूर्ख, भाग 4। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन इस बार भी बाजी मारेंगे या उन्हें दरबार हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा? सुनिए इस चतुराई और हास्य से भरी रोचक कहानी का अगला भाग। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह की चुनौती ने हर किसी के चेहरे पर तनाव ला दिया था। दरबार का सबसे बड़ा मूर्ख कौन है, यह सवाल इतना सरल भी नहीं था जितना लग रहा था। मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी सीधी की और पूरे दरबार को टटोलती नजरों से देखने लगे। हर दरबारी इस बात से डरा हुआ था कि कहीं मुल्ला उनकी ओर इशारा न कर दें। बादशाह अपनी शाही गद्दी पर मुस्कराते हुए बोले, तो मुल्ला, सोच लो। एक गलत उत्तर और तुम्हारा यहां से हमेशा के लिए जाना तय है। मुल्ला धीरे धीरे बादशाह के पास पहुंचे। फिर बड़ी विनम्रता से बोले, जहां पनाह, मैं दरबार के सबसे बड़े मूर्ख को पहचान चुका हूं, पर उसे सीधे तौर पर बताना उचित नहीं होगा। इसलिए मैं एक छोटी सी पहेली पूछना चाहता हूं। बादशाह ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अच्छा, पूछो अपनी पहेली। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, अगर कोई आदमी अपनी सबसे कीमती चीज बिना वजह किसी को सौंप दे तो क्या वह बुद्धिमान होगा या मूर्ख? बादशाह हंसी रोकते हुए बोले, मूर्ख होगा, इसमें तो कोई शक नहीं। मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह, अभी अभी आपने मुझे अपनी सबसे कीमती चीज, समय, ध्यान और दरबार का सम्मान दिया, सिर्फ इस छोटी सी पहेली के लिए। तो सबसे बड़ा मूर्ख कौन हुआ? पूरे दरबार में ठहाके गूंज उठे। बादशाह खुद भी हंस पड़े। मुल्ला, तुमने फिर अपनी हाजिर जवाबी से हमें मात दे दी। लेकिन तभी बादशाह ने अचानक गंभीर होकर कहा, तुमने दरबार में तो जीत हासिल कर ली मुल्ला, पर असली चुनौती अभी बाकी है। कल सुबह मेरे निजी बाग में मिलना। वहां तुम्हें एक ऐसी पहेली का सामना करना होगा जिसका उत्तर किसी ने आज तक नहीं दिया है। मुल्ला ने मुस्कराते हुए टोपी उतारी और कहा, जहां पनाह, मैं तैयार हूं। पर सवाल यह है कि क्या दरबार तैयार है मेरे अगले उत्तर के लिए? आगे क्या होगा? कौन सी पहेली मुल्ला को देनी है बादशाह को? क्या इस बार मुल्ला असफल हो जाएंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह के बाग की पहेली, भाग 5। सुबह की सुनहरी धूप में बादशाह का बाग खिलखिला रहा था। हर तरफ रंग बिरंगे फूलों की महक बिखरी थी। लेकिन उस शांत वातावरण के बावजूद हवा में अजीब सी गंभीरता तैर रही थी। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी खास मुस्कान और टेढ़ी टोपी के साथ बाग में दाखिल हुए। बादशाह पहले से वहां मौजूद थे। उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान थी। मुल्ला, उन्होंने कहा, आज तुम्हारे लिए एक ऐसी पहेली है जिसका उत्तर किसी ने आज तक नहीं दिया। अगर तुम इसे सुलझा पाए तो तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। लेकिन अगर असफल हुए तो यह दरबार तुम्हारे बिना आगे बढ़ेगा। मुल्ला ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, सवाल सुनाने से पहले एक कप गर्म चाय का इंतजाम तो हो जाए। पहेलियां हल करने में सोचने की शक्ति चाहिए होती है। बादशाह ठहाका लगाकर बोले, तुम्हारी यही हाजिर जवाबी मुझे पसंद है मुल्ला। चलो चाय बाद में, पहले सवाल सुनो। उन्होंने गंभीर होते हुए कहा, इस बाग में 3 पेड़ हैं, एक फल देता है लेकिन कभी सूखता नहीं। दूसरा हमेशा हरा रहता है लेकिन फल नहीं देता। और तीसरा न फल देता है न हरा रहता है।
तुम्हें बताना है कि इन 3 पेड़ों का रहस्य क्या है। मुल्ला ने टोपी सीधी की और बाग का मुआयना करने लगे। दरबारियों की आंखें उन पर टिकी थीं। मुल्ला ने ध्यान से हर पेड़ को देखा, लेकिन उनकी चाल धीमी होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे इस बार मुल्ला भी उलझ गए हों। अचानक मुल्ला रुक गए। उन्होंने बादशाह की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, मुझे उत्तर मिल गया है। पर पहले मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। बादशाह ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या सवाल है? मुल्ला ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, अगर मैंने इसका सही उत्तर दे दिया तो क्या आप मुझे अपनी सबसे गुप्त बात बताने के लिए तैयार हैं? बादशाह चौंक गए। गुप्त बात? मुल्ला ने सिर झुकाकर कहा, जी हाँ, वह बात जो आप अब तक किसी को नहीं बता पाए हैं। क्या मुल्ला ने पहेली का सही उत्तर दिया? क्या बादशाह अपनी गुप्त बात बताने के लिए तैयार होंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह का गुप्त राज, भाग 6। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन ने बाग की पहेली सुलझा ली? और अगर हाँ, तो क्या बादशाह वाकई अपनी सबसे गुप्त बात बताने के लिए तैयार हो गए? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी कहानी का अगला भाग। दरबारियों के कान खड़े हो गए। सब जानना चाहते थे कि आखिर मुल्ला नसीरुद्दीन क्या चाल चल रहे हैं। बादशाह की आंखों में उत्सुकता के साथ साथ हल्की बेचैनी भी थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुल्ला, पहले अपनी बात पूरी करो। अगर तुमने सही उत्तर दिया तो मैं शर्त पूरी करूंगा। मुल्ला ने अपनी चिरपरिचित मुस्कान के साथ कहा, जहां पनाह, आपके बाग के 3 पेड़ दरअसल हमारी जिंदगी के 3 महत्वपूर्ण हिस्सों का प्रतीक हैं। बादशाह ने हैरानी से पूछा, कैसे? मुल्ला ने शांत स्वर में समझाया, जो पेड़ फल देता है लेकिन कभी सूखता नहीं, वह ज्ञान है। जितना बांटो उतना बढ़ता है। दूसरा पेड़ जो हमेशा हरा रहता है पर फल नहीं देता, वह आशा है। भले ही फल न दे पर जीने का हौसला देता है। और तीसरा पेड़ जो न फल देता है न हरा रहता है, वह डर है। यह न फायदा करता है न सुंदरता लाता है, बस बोझ बनकर खड़ा रहता है। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह कुछ देर तक चुप रहे, फिर जोर से हंसे। मुल्ला, तुमने न केवल इस पहेली का उत्तर दिया बल्कि हमें जीवन का गहरा पाठ भी सिखा दिया। दरबारी तालियां बजाने लगे, लेकिन मुल्ला शांत खड़े थे। उन्होंने याद दिलाया, जहां पनाह, अब आपका वादा। बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है मुल्ला, मैं अपना राज बताने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये केवल तुम्हारे लिए है, किसी और के लिए नहीं। बादशाह ने मुल्ला को अपने पास बुलाया और फुसफुसाकर बोले, मेरा सबसे बड़ा डर यह है कि। लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और उनके शब्द हवा में खो गए। मुल्ला ने चौंक कर पूछा, जहां पनाह, आपने क्या कहा? बादशाह मुस्कराए, अगर जानना है तो तुम्हें मेरी आखिरी और सबसे कठिन पहेली का सामना करना होगा, मुल्ला। तैयार हो? मुल्ला ने टोपी सीधी करते हुए कहा, जहां पनाह, आपका जवाब तो हवा ले गई, पर आपकी चुनौती मैं नहीं जाने दूंगा। पूछिए अपनी पहेली। क्या बादशाह ने मुल्ला के सामने अब तक की सबसे कठिन पहेली रखी? और क्या मुल्ला इसका हल ढूंढ पाएंगे? जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। मुल्ला नसीरुद्दीन और बादशाह की अंतिम पहेली, भाग 7। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन ने बादशाह की सबसे कठिन पहेली भी सुलझा ली, या इस बार बाजी उनके हाथ से निकल गई? आइए जानते हैं इस दिलचस्प कहानी का समापन। बादशाह ने गहरी सांस लेकर कहा, मुल्ला, यह मेरी आखिरी पहेली है। सुनो ध्यान से, इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जिसे कोई झुठला नहीं सकता? दरबार में सन्नाटा छा गया।
यह कोई साधारण पहेली नहीं थी। जीवन की गहरी समझ से जुड़ा सवाल था। दरबारियों ने सोचा, शायद इस बार मुल्ला हार जाएंगे। मुल्ला ने कुछ देर सोचा, फिर हल्की हंसी के साथ बोले, जहां पनाह, यह सवाल आसान है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हर किसी का अंत निश्चित है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। यही वह सच है जिसे कोई नहीं झुठला सकता। दरबार स्तब्ध था। बादशाह भी चुप हो गए। उन्होंने कुछ पल के बाद कहा, मुल्ला, तुमने न केवल मेरी पहेली सुलझाई, बल्कि मुझे जीवन की सबसे गहरी सीख दी। आज से तुम मेरे दरबार के सबसे सम्मानित व्यक्ति हो। मुल्ला ने मुस्कराते हुए सिर झुकाया और बोले, जहां पनाह, यह जीवन ही तो एक पहेली है। हर सवाल का जवाब नहीं होता, लेकिन हर अनुभव एक सीख जरूर देता है। बादशाह ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी चतुराई और विनम्रता दोनों बेजोड़ हैं, मुल्ला। दरबार तुम्हारे बिना अधूरा है। दरबार तालियों से गूंज उठा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने टोपी सीधी की, मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह, अगर कभी कोई और पहेली हो तो बस मुझे याद कर लीजिएगा। और इस तरह मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी चतुराई से न केवल पहेली सुलझाई बल्कि सभी के दिलों में अपनी जगह बना ली। कहानी 13। एक दिन मुल्ला नसीरुद्दीन राजा के दरबार में पहुंचे। दरबार में विद्वानों की चर्चा चल रही थी, ज्ञान का असली आधार क्या है। क्या कोई भी जीव, चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, सीख सकता है। राजा अपने सिंहासन पर बैठे हुए बोले, ज्ञान केवल उन्हीं को प्राप्त होता है जो योग्य होते हैं। मूर्ख और अज्ञानी कभी कुछ नहीं सीख सकते। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, आपका कहना सत्य हो सकता है, परंतु यदि मैं कहूं कि मैं एक गधे को भी किताब पढ़ना सिखा सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर एक जोरदार ठहाका गूंजा। हाँ हाँ, गधा और किताब पढ़ना, यह असंभव है। एक मंत्री बोला, महाराज, यह व्यक्ति आपके सामने असत्य कह रहा है। इसे दंड दिया जाना चाहिए। राजा की भौहें तन गईं। उन्होंने मुल्ला को घूरते हुए कहा, अगर तुम सच कह रहे हो तो साबित करो। अगर असफल रहे तो तुम्हें कड़ी सजा मिलेगी। मुल्ला ने बिना किसी झिझक के कहा, महाराज, मुझे 10 वर्ष का समय दीजिए और मैं आपको दिखाऊंगा कि गधा किताब पढ़ सकता है। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हें 10 वर्ष मिलते हैं। लेकिन याद रखना, अगर गधा किताब नहीं पढ़ सका तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुल्ला जब अपने घर पहुंचे तो उनकी पत्नी घबरा गई। क्या तुम सच में गधे को पढ़ा सकते हो? उसने चिंता से पूछा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, प्रिय, 10 साल बहुत लंबा समय है। या तो राजा मर जाएगा, या गधा, या फिर मैं। और अगर इनमें से कोई नहीं मरा तो कोई नई चाल सोच लेंगे। पत्नी को अब भी भरोसा नहीं था, लेकिन जब राजा 10 साल बाद पूछेगा कि गधा पढ़ सकता है या नहीं, तब क्या होगा? मुल्ला ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए रहस्यमयी हंसी हंसी और कहा, बस देखते जाओ, कभी कभी समस्या का हल उसे टालने में ही होता है। क्या सच में गधा किताब पढ़ पाएगा? या मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई इस बार काम नहीं आएगी? क्या राजा को धोखा दिया जा सकता है? और अगर गधा पढ़ ही ले तो दुनिया का क्या होगा? यह जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जहां मुल्ला की चालाकी अपने चरम पर होगी। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी अनोखी शर्त जीतने वाले हैं, या यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी? क्या सच में गधा किताब पढ़ सकता है? क्या राजा उन्हें जीवित छोड़ेगा? आइए इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। राजा की दी हुई शर्त के अनुसार मुल्ला को 10 साल के भीतर एक गधे को किताब पढ़ाना था।
अगर गधा पढ़ने में असफल हुआ तो मुल्ला को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। मुल्ला जानते थे कि गधा कभी पढ़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने दरबार में अपनी बात रख दी थी। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। मुल्ला ने एक बड़ा ऐलान किया, गांव के बाहर उनकी नई पाठशाला खुलेगी, जहां वह गधे को पढ़ना सिखाएंगे। गांव वाले इस अजीबोगरीब बात को देखने के लिए उत्सुक हो गए। हर दिन लोग झुंड बनाकर आते और देखते कि मुल्ला गधे को किताब के सामने बिठाकर कुछ पढ़ते, कभी उसके कान में फुसफुसाते, कभी उसके आगे गाजर लटकाते। एक दिन एक बुजुर्ग ने पूछ ही लिया, मुल्ला, ये सब क्या तमाशा है? गधा पढ़ने वाला नहीं, फिर तुम इतना श्रम क्यों कर रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, समझदार लोग वह काम नहीं करते जो असंभव हो, लेकिन मूर्ख वह काम करते हैं जो उन्हें असंभव लगता है। गांव वाले कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन हर कोई इस नाटक को देखने में मजा लेने लगा। मुल्ला की इस योजना की खबर जल्द ही दरबार तक पहुंची। राजा के दरबारी अब भी हंसी उड़ा रहे थे, यह ढोंग ज्यादा दिन नहीं चलेगा। लेकिन राजा को चिंता होने लगी, अगर सच में गधा पढ़ने लगा तो। राजा ने सोचा, अगर एक गधा किताब पढ़ सकता है तो मेरी प्रजा भी बहुत कुछ सीख सकती है। और अगर मुल्ला अपनी चालाकी से बच भी निकला तो मैं उसकी होशियारी को कैसे मात दूंगा। कुछ महीनों बाद मुल्ला ने ऐलान किया कि गधा अब शब्दों को पहचानने लगा है। हर कोई स्तब्ध रह गया। क्या सच में? कैसे? क्या यह दुनिया का पहला पढ़ने वाला गधा होगा? एक शाम मुल्ला के पास कुछ गुप्त लोग आए, वे राजा के विरोधी थे। उन्होंने कहा, अगर तुम गधे को सच में पढ़ाने में सफल हुए तो राजा तुम्हें छोड़ने वाला नहीं, वह तुम्हें जिंदा नहीं रहने देगा। अब मुल्ला दुविधा में थे। अगर गधा पढ़ नहीं पाया तो मौत, और अगर पढ़ लिया तब भी मौत। तो फिर मुल्ला नसीरुद्दीन के पास बचने का क्या रास्ता था? क्या वह गधे को सच में पढ़ा देंगे या उनकी कोई नई चाल चलने वाली है? क्या गधा किताब पढ़ सकता है या यह सब एक भयानक धोखा साबित होगा? क्या सच में गधा किताब पढ़ सकता है? क्या मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी शर्त जीत पाएंगे या उनकी चालाकी इस बार उन्हें मुसीबत में डाल देगी? क्या राजा को बेवकूफ बनाना इतना आसान होगा? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी के अगले भाग में। अब पूरे राज्य में चर्चा थी कि मुल्ला नसीरुद्दीन एक गधे को किताब पढ़ना सिखा रहे हैं। कुछ लोग इसे उनका पागलपन समझ रहे थे तो कुछ इसे चमत्कार मानने लगे थे। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैन था राजा। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, अगर मुल्ला सच में गधे को पढ़ा रहे हैं तो हमें उनकी प्रगति देखनी चाहिए। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। मुल्ला को बुलाया गया। राजा ने कहा, कल सुबह मैं खुद आकर देखूंगा कि तुम्हारा गधा कितना सीख चुका है। और याद रखना, अगर मुझे धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। मुल्ला ने राजा की बात सुनी और मुस्कुराए। महाराज, जैसा आप चाहें। गधा आपकी परीक्षा के लिए तैयार रहेगा। मुल्ला की रात भर की चिंता। घर पहुंचते ही मुल्ला परेशान हो गए। उनकी पत्नी ने पूछा, अब क्या करोगे? राजा ने खुद देखने का फैसला कर लिया है। मुल्ला ने लंबी सांस ली और कहा, अब तो कोई और ही रास्ता खोजना पड़ेगा, वरना सुबह मेरी गर्दन कट जाएगी। पत्नी बोली, तो सच बता दो कि यह सब एक मजाक था। मुल्ला हंस पड़े, अगर मैं सच बता दूं तो राजा उसी समय मेरी गर्दन काट देगा। लेकिन अगर मैं झूठ बोलकर एक और चालाकी कर लूं तो शायद जिंदा रह सकूं। अगले दिन राजा अपनी पूरी सेना और दरबारियों के साथ मुल्ला के घर पहुंचे। हजारों लोग भी यह अद्भुत दृश्य देखने के लिए वहां जमा हो गए। राजा सिंहासन पर बैठे और बोले, तो मुल्ला, अब दिखाओ कि तुम्हारा गधा पढ़ सकता है या नहीं।
मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन पहले एक शर्त है। राजा ने भौहें चढ़ाई, अब क्या नई चालाकी है? मुल्ला बोले, महाराज गधा सिर्फ वही शब्द पढ़ेगा जो उसे पसंद हैं। अगर उसे शब्द पसंद नहीं आया तो वह उसे नहीं पढ़ेगा। दरबारियों ने ठहाका लगाया, क्या मजाक है? राजा बोले, ठीक है, हम देखते हैं कि उसे कौन कौन से शब्द पसंद हैं। मुल्ला ने एक पुरानी किताब निकाली और उसके पन्ने पलटने लगे। गधा बड़ी शांत मुद्रा में बैठा था। फिर मुल्ला ने एक पन्ना खोला और उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ रख दिया। गधा धीरे धीरे मुंह बढ़ाकर पन्ने पर जीभ फिराने लगा, जिससे ऐसा लग रहा था जैसे वह पढ़ रहा हो। फिर मुल्ला ने कहा, महाराज देखिए, गधा इस शब्द को पढ़ रहा है। लोग चकित थे। मुल्ला ने फिर एक और पन्ना खोला, लेकिन इस बार बिना गुड़ रखे। गधा पन्ने को सूंघकर चुपचाप बैठा रहा। मुल्ला ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह शब्द इसे पसंद नहीं आया, इसलिए यह इसे नहीं पढ़ेगा। दरबारियों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ को लग रहा था कि मुल्ला बस मजाक कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग इतने अंधविश्वासी थे कि उन्हें लगने लगा कि शायद यह गधा सच में समझदार हो गया है। राजा ने गहरी नजर से मुल्ला को देखा। क्या यह गधा वाकई पढ़ सकता है, या मुल्ला ने हमें कोई नया धोखा दिया है? लेकिन क्या मुल्ला इस चाल से बच पाएंगे? राजा को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने गधे की और कठिन परीक्षा लेने का फैसला किया। अब क्या होगा? क्या राजा मुल्ला की चालाकी समझ जाएगा? क्या गधा इस बार पकड़ा जाएगा? क्या यह मुल्ला का आखिरी दिन होगा? जानने के लिए देखिए इस कहानी का अगला भाग, जहां राजा खुद गधे को किताब पढ़ाने की कोशिश करेगा। क्या मुल्ला नसीरुद्दीन गधे को सच में पढ़ा पाएंगे? क्या राजा उनकी चालाकी पकड़ लेगा, या मुल्ला अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर बच निकलेंगे? आइए जानते हैं इस कहानी के अंतिम भाग में। राजा गहरी सोच में पड़ गए। उन्होंने देखा कि गधा उन पन्नों पर ही मुंह मार रहा था जहां मुल्ला ने गुप्त रूप से गुड़ रखा था, लेकिन वह बाकी पन्नों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। राजा ने मन ही मन सोचा, क्या यह गधा सच में पढ़ रहा है, या मुल्ला हमें कोई और चाल दिखा रहे हैं? राजा अब पूरी तरह संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक और परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक नई किताब मंगवाई और बोले, अब मैं खुद इस गधे की परीक्षा लूंगा। अगर यह सच में पढ़ सकता है तो इसे इस नई किताब में से पढ़ना चाहिए। यह सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें मुल्ला पर टिक गईं। मुल्ला के चेहरे पर घबराहट का एक हल्का सा भाव आया, लेकिन तुरंत ही उन्होंने अपनी चालाकी से स्थिति संभाल ली। मुल्ला ने राजा की ओर देखा और बड़ी ही शांत आवाज में कहा, महाराज आपके हाथ में जो किताब है वह किस भाषा में लिखी गई है? राजा बोले, अरबी भाषा में। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज मेरा गधा तो सिर्फ फारसी में पढ़ सकता है, इसे अरबी समझ नहीं आती। दरबार में ठहाका लग गया। राजा भी यह सुनकर अवाक रह गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि मुल्ला ने उन्हें बड़ी चालाकी से बेवकूफ बना दिया है। राजा को मुल्ला की चतुराई पर क्रोध भी आया, लेकिन वह उनकी बुद्धिमानी से प्रभावित भी हुए। उन्होंने ठहाका लगाते हुए कहा, मुल्ला तुम बहुत ही चालाक व्यक्ति हो। तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन इतनी बुद्धिमानी से कि मैं तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा। राजा ने मुल्ला को सोने की मुद्राएं देने का आदेश दिया और बोले, तुम्हारी चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए तुम्हें दरबार का राजगुरु नियुक्त किया जाता है। मुल्ला ने हंसते हुए सिर झुकाया और कहा, महाराज मैंने तो पहले ही कहा था कि मूर्ख कोई नहीं होता, बस सीखने का तरीका अलग अलग होता है।
यह कहकर उन्होंने गधे को देखा और फुसफुसाए, आज तूने मेरी जान बचा ली, लेकिन अब से कोई नई शर्त नहीं। गधा चुपचाप खड़ा रहा, मानो खुद समझ रहा हो कि उसने मुल्ला को बड़ी मुसीबत से निकाल दिया। कहानी से शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी कभी समस्या को हल करने का सबसे अच्छा तरीका सीधा समाधान नहीं, बल्कि चतुराई होती है। समय से पहले किसी भी फैसले पर नहीं पहुंचना चाहिए और हमेशा समझदारी से काम लेना चाहिए। कहानी 14। एक बार की बात है, मुल्ला नसीरुद्दीन अपने गांव के बाजार में घूम रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक पंडित और एक मौलवी आपस में बहस कर रहे थे। दोनों का तर्क था कि सिर्फ उनका ही रास्ता सच्चा है और उन्हीं की बात मानने से स्वर्ग मिलेगा। मुल्ला ने मुस्कुराते हुए सोचा, इन्हें सबक सिखाने का यही सही मौका है। वह दोनों के पास गए और बोले, स्वर्ग जाना चाहते हो? पंडित और मौलवी ने घूर कर देखा और बोले, हाँ बिल्कुल। लेकिन तुम्हें इससे क्या? मुल्ला ने एक पोटली निकाली और बोला, मेरे पास स्वर्ग का टिकट है। जो भी इसे खरीदेगा मरते ही सीधा स्वर्ग जाएगा। दोनों ने हैरानी से पूछा, कैसा टिकट? मुल्ला ने एक चमकदार कागज निकाला जिस पर लिखा था, यह टिकट दिखाने वाले को स्वर्ग में सीधा प्रवेश मिलेगा। पंडित और मौलवी में होड़ लग गई कि पहले टिकट कौन खरीदे। पंडित बोला, मैं इसे 500 अशर्फियों में लेता हूं। मौलवी ने कहा, मैं 700 दूंगा। मोलभाव बढ़ता गया और आखिर में मौलवी ने 1000 अशर्फिया देकर टिकट खरीद लिया। मुल्ला ने खुशी खुशी अशर्फिया लीं और बोला, अब तुम कल ही मर जाओ ताकि स्वर्ग जल्दी पहुंच सको। यह सुनते ही मौलवी घबरा गया और बोला, अभी तो मुझे और जीना है। पंडित हंस पड़ा और बोला, अरे भाई, स्वर्ग जाना इतना आसान होता तो मुल्ला खुद पहले क्यों नहीं जाता? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, तुम ही लोगों ने तो कहा था कि सिर्फ तुम्हारा ही रास्ता सही है, तो फिर मैंने टिकट क्यों खरीदा होता? इतना सुनते ही मौलवी और पंडित दोनों समझ गए कि वे अपनी ही बातों में उलझ गए थे। लोग हंसने लगे और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सीख। धर्म और स्वर्ग को बेचना नहीं चाहिए, बल्कि अच्छे कर्मों से ही स्वर्ग का मार्ग बनता है। कहानी 15। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान, ज्योतिषी और तर्कशास्त्री मौजूद थे। चर्चा चल रही थी और अचानक राजा ने एक सवाल उछाल दिया, क्या कोई इंसान एक ही समय में सो भी सकता है और जाग भी सकता है? दरबार में मौजूद सभी लोग हंस पड़े। एक मंत्री बोला, महाराज, यह असंभव है। कोई या तो सो सकता है या जाग सकता है। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। राजा ने सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल सही। यह प्रकृति का नियम है। तभी मुल्ला नसीरुद्दीन ने अपनी टोपी सीधी की और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, मैं इस कथन को गलत साबित कर सकता हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें मुल्ला पर टिक गईं। राजा ने चौंक कर कहा, अगर तुमने इसे गलत साबित कर दिया तो मैं तुम्हें 100 सोने की मुद्राएं दूंगा। लेकिन अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें सजा मिलेगी। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, मुझे स्वीकार है। मुल्ला धीरे धीरे राजा के पास गए और बोले, महाराज, इस शर्त को सिद्ध करने के लिए मुझे सिर्फ 1 मिनट चाहिए। लेकिन पहले मुझे अपने सेवकों में से किसी एक को बुलाने की अनुमति दें। राजा ने इशारा किया और एक सेवक तुरंत हाजिर हो गया। मुल्ला ने उसे आदेश दिया, मुझे एक मोटा तकिया और एक रस्सी लाकर दो। दरबार में सभी लोग हैरान थे, आखिर मुल्ला करने क्या वाले थे। जैसे ही तकिया और रस्सी आई, मुल्ला ने वह तकिया जमीन पर रखा और आराम से उस पर लेट गए। फिर उन्होंने सेवक से कहा, अब इस रस्सी से मेरे पैर बांध दो। सेवक ने ऐसा ही किया।
अब मुल्ला आधे सो गए, लेकिन उन्होंने अपनी आंखें आधी खोलकर राजा की ओर देखा और बोले, महाराज देखिए, मेरा शरीर आराम कर रहा है, मैं लेटा हुआ हूँ, मेरी आंखें लगभग बंद हैं, यानी मैं सो रहा हूँ। लेकिन साथ ही मेरा दिमाग जाग रहा है, मैं सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ और तर्क कर रहा हूँ, यानी मैं जाग भी रहा हूँ। राजा ने आश्चर्य से उनकी ओर देखा और फिर जोर से हंस पड़े। वाह मुल्ला, तुम सच में बेजोड़ हो। यह लो 100 सोने की मुद्राएं। दरबार तालियों की गूंज से भर गया और मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई का एक और किस्सा अमर हो गया। कहानी 16। एक दिन गांव के कुछ लोग मुल्ला नसीरुद्दीन के पास आए। वे हमेशा उनकी हाजिर जवाबी और चतुराई से प्रभावित रहते थे, लेकिन आज वे मुल्ला से एक खास सवाल पूछना चाहते थे। एक व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला, मुल्ला, तुम हमेशा इतने बुद्धिमान जवाब कैसे देते हो? इतनी अक्ल तुम्हें कहाँ से मिली? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे भाई, यह तो बहुत आसान है। मेरी बुद्धिमानी के पीछे सिर्फ 3 कारण हैं। लोग उत्सुक हो गए और बोले, जल्दी बताइए मुल्ला, वे 3 कारण क्या हैं? मुल्ला ने गंभीरता से कहा, पहला कारण, मैं कभी भी अपने से ज्यादा मूर्ख आदमी से बहस नहीं करता। लोगों ने सिर हिलाया, बात समझ में आ रही थी। मुल्ला ने आगे कहा, दूसरा कारण, मैं हमेशा अपनी गलतियों से सीखता हूं, ताकि वही गलती दोबारा न करूं। अब लोग और भी प्रभावित हुए। फिर मुल्ला ने तीसरा कारण बताया। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण, अगर कभी कोई मुझसे पूछे कि मैं इतना बुद्धिमान कैसे हुआ, तो मैं बस एक रहस्यमय मुस्कान देकर जवाब टाल देता हूं। इतना सुनते ही सभी ठहाके मारकर हंसने लगे। सीख, बुद्धिमानी सिर्फ किताबों से नहीं, अनुभव और चतुराई से भी आती है। और कभी कभी रहस्यमय मुस्कान ही सबसे चतुर जवाब होता है। कहानी 17। मुल्ला नसीरुद्दीन का गधा गांव में काफी मशहूर था। वह पुराना और थोड़ा जिद्दी था, लेकिन मुल्ला उसे बहुत पसंद करते थे। एक दिन गांव के कुछ लोगों ने मजाक में मुल्ला से कहा, मुल्ला, तुम्हारा गधा तो बहुत आलसी है। क्या यह कोई कमाल कर सकता है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, मेरा गधा कोई साधारण गधा नहीं है, यह एक जादुई गधा है। गांव वाले चौंक गए और हंसने लगे। एक आदमी बोला, अगर यह सच है तो हमें साबित करके दिखाओ। मुल्ला ने सोचा कि क्यों न इन सबको एक मजेदार खेल में उलझाया जाए। उन्होंने घोषणा की, मैं तुमसे एक शर्त लगाता हूं। मेरा गधा बोल सकता है और तुम्हें जवाब भी देगा। अगर मैं यह साबित कर दूं तो तुम सब मुझे एक एक सिक्का दोगे। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने सोचा, गधा कभी बोल नहीं सकता, मुल्ला यह शर्त जरूर हार जाएंगे। अगले दिन पूरा गांव इकट्ठा हुआ। मुल्ला अपने गधे को लाए और उसके कान में कुछ फुसफुसाए। फिर उन्होंने गांव वालों से कहा, अब मैं इस गधे से सवाल पूछूंगा और यह जवाब देगा। मुल्ला ने गधे के कान के पास जाकर पूछा, ओ गधे, क्या तुम भूखे हो? गधा चुप रहा, लेकिन मुल्ला ने उसकी गर्दन के पास धीरे से धक्का दिया, जिससे वह ढेंचू ढेंचू करने लगा। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, देखो, इसने हाँ कहा। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि यह तो संयोग हो सकता है। फिर मुल्ला ने दोबारा गधे से पूछा, क्या तुम राजा से ज्यादा समझदार हो? इस बार भी मुल्ला ने हल्का सा धक्का दिया और गधा फिर ढेंचू ढेंचू करने लगा। मुल्ला बोले, देखो, इसने फिर हाँ कहा। तो अब तुम मानोगे कि मेरा गधा सच में जादुई है? गांव वालों को समझ ही नहीं आया कि वे हंसे या दंग रह जाएं। एक व्यक्ति बोला, मुल्ला, यह तो सिर्फ संयोग है।
मुल्ला मुस्कुराए और बोले, अगर संयोग से भी जवाब सही निकल रहा है तो फिर गधा जादुई ही हुआ ना। गांव वालों ने अपनी हार मान ली और मुल्ला को उनकी शर्त के अनुसार सिक्के दे दिए। मुल्ला नसीरुद्दीन की चतुराई ने एक बार फिर लोगों को चकित कर दिया। वह अपने गधे को लेकर खुशी खुशी घर लौट गए और गांव में उनकी चालाकी की चर्चा होने लगी। कहानी 18। एक दिन राजा के दरबार में मुल्ला नसीरुद्दीन का मजाक उड़ाने के लिए दरबारियों ने एक योजना बनाई। राजा ने मुल्ला को बुलाकर कहा, मुल्ला, तुम्हें अपनी चतुराई का बड़ा घमंड है। अगर तुम वाकई इतने होशियार हो तो मुझे इस मटके में सूरज की रोशनी भरकर लाकर दिखाओ। अगर तुम ऐसा नहीं कर सके तो तुम्हें सजा मिलेगी। सभी दरबारी ठहाके मारकर हंसने लगे। वे सोच रहे थे कि अब मुल्ला को हार माननी पड़ेगी, लेकिन मुल्ला हमेशा की तरह शांत थे। उन्होंने राजा से विनम्रता से कहा, महाराज, यह तो बड़ी आसान बात है, लेकिन इसके लिए मुझे थोड़ी तैयारी करनी होगी। कृपया मुझे कल तक का समय दें। राजा ने हंसते हुए सहमति दे दी। अगले दिन मुल्ला नसीरुद्दीन दरबार में एक खाली मटका लेकर पहुंचे। मटका पूरी तरह ढका हुआ था। दरबारियों की उत्सुकता बढ़ गई। मुल्ला ने राजा से कहा, महाराज, मैंने मटके में सूरज की रोशनी भर ली है, लेकिन इसे देखने के लिए मैं आपको एक शर्त पर कहूंगा। यह मटका बंद कमरे में नहीं, खुले आंगन में खोला जाएगा, तभी सूरज की रोशनी सही से दिखेगी। राजा ने तुरंत आदेश दिया कि सभी लोग खुले आंगन में जाएं। जैसे ही मुल्ला ने मटके का ढक्कन हटाया, मटका पूरी तरह खाली था। राजा ने हैरान होकर पूछा, मुल्ला, यह तो खाली है, सूरज की रोशनी कहाँ है? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, महाराज, यह खाली नहीं है, यह तो सूरज की रोशनी से भरा हुआ था। बस आपको इसे आंगन में लाना पड़ा ताकि आप देख सकें। सूरज की रोशनी किसी बर्तन में कैद नहीं हो सकती, यह हर जगह फैलती है। राजा और दरबारी मुल्ला की हाजिर जवाबी पर चकित रह गए। राजा ने मुल्ला की तारीफ करते हुए कहा, तुमने न केवल मेरी शर्त पूरी की बल्कि मुझे यह भी सिखा दिया कि ज्ञान और रोशनी को कैद नहीं किया जा सकता। दरबार ठहाकों और प्रशंसा से गूंज उठा। मुल्ला नसीरुद्दीन अपनी बुद्धिमत्ता से फिर एक बार विजयी साबित हुए। कहानी 19। एक दिन नसीरुद्दीन होजर गांव के पास के एक राजा के दरबार में पहुंचे। राजा ने उन्हें बुलाया था क्योंकि उसने सुना था कि नसीरुद्दीन बहुत ही चतुर और होशियार हैं। राजा ने नसीरुद्दीन से एक कठिन सवाल पूछा और शर्त रखी कि अगर वह सही उत्तर नहीं दे पाए तो उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। राजा ने कहा, तुम्हारे लिए एक सवाल है, यदि तुम इसका सही उत्तर दे सको तो तुम मेरा सम्मान पाएंगे, लेकिन यदि तुम गलत उत्तर दोगे तो तुम्हें मेरे राज्य से बाहर जाना पड़ेगा। तुम तैयार हो? नसीरुद्दीन ने हंसते हुए कहा, मैं हमेशा तैयार हूं महाराज। आप सवाल पूछ सकते हैं। सवाल था, मैं एक ऐसी चीज हूं जो दिन में दिखती है लेकिन रात में गायब हो जाती है। मैं एक ऐसी चीज हूं जिसे तुम देख सकते हो लेकिन उसे पकड़ नहीं सकते। बताओ मैं क्या हूं? राजा और दरबार के सभी लोग सोच में पड़ गए। सवाल इतना जटिल था कि कोई भी इसका जवाब नहीं दे पा रहा था। नसीरुद्दीन ने कुछ देर तक चुप रहकर सवाल पर विचार किया। सभी लोग यह सोच रहे थे कि वह सही जवाब कैसे देंगे। नसीरुद्दीन ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इसका उत्तर बहुत सरल है। वह चीज है सूरज की रोशनी। दिन में सूरज की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन रात के समय यह गायब हो जाती है। और हम इसे देख सकते हैं, लेकिन इसे पकड़ नहीं सकते।
सभी लोग हैरान हो गए कि नसीरुद्दीन ने इतना कठिन सवाल इतना आसानी से हल कर दिया। राजा ने नसीरुद्दीन की चतुराई को सराहा और उसे न केवल राज्य से बाहर नहीं निकाला बल्कि उसे एक विशेष उपहार भी दिया। कहानी का अंत। राजा नसीरुद्दीन से बहुत प्रभावित हुआ और उसने कहा, तुमने न केवल सवाल का सही उत्तर दिया बल्कि मुझे यह भी सिखाया कि कभी कभी चीजों को सरल दृष्टिकोण से देखना चाहिए। तुम्हारी चतुराई के कारण तुम्हें हमेशा सम्मान मिलेगा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि किसी भी समस्या का समाधान कभी कभी सरल होता है और सही दृष्टिकोण से सोचने पर हम सबसे जटिल सवालों का भी हल पा सकते हैं। यह कहानी नसीरुद्दीन की चतुराई और बुद्धिमत्ता की मिसाल बन गई, जिससे सबने यह सीखा कि एक साधारण तरीका अपनाकर किसी भी कठिन समस्या को हल किया जा सकता है।